नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज आपका परिचय मैं कराने जा रहा हूं जगदीश यादव सर से, जो आप लोगों में से पुराने एस्पायरेंट्स हैं और निश्चित रूप से आपको जानते होंगे फेसबुक के माध्यम से। जगदीश यादव सर गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। प्रेजेंट में देवरिया में मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जो है कार्यरत हैं और यूपी पीसीएस लोअर पीसीएस जो 2013 का था उसके माध्यम से इनका चयन हुआ था। बाकी इनका जो है एक अपना एक बड़ा लंबा संघर्ष और इतिहास भी रहा है पढ़ाई के बारे में। कई सारी जॉब्स को भी इन्होंने किया है और उसके अलावा कई सारे एग्ज़ाम भी क्रैक किए हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद जो है इनका एक समय में फॉलोअर था जब मैं खुद तैयारी करता था, और इसीलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली आज अपने आप को मान रहा हूं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं और मैं इनको अपने चैनल पर आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। आज जो है कोई ऐसा विषय नहीं है कि ये कुछ पढ़ाने जा रहे हैं या मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूं। बस चूंकि ये आए हैं हमारे पास जो है, तो आप लोगों के साथ जो है थोड़े से अपनी ज़िंदगी के अनुभव शेयर करेंगे। एक लंबा समय रहा है इनका पढ़ने पढ़ाने का जो साथ रहा है। प्रयागराज में भी काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं और पहले फेसबुक के माध्यम से जो है, जो लोग फेसबुक में पुराने यूज़र्स हैं आप लोगों में से, वो निश्चित रूप से जानते होंगे जगदीश कॉस्मोपॉलिटन नाम ये अपना वहाँ लिखते थे और हम लोग वहीं से जो है सर से प्रभावित रहे हैं और इस कई विषयों में पारंगत भी हैं, माहिर भी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, एंशियंट हिस्ट्री है। तो आपको जो है कैसे इन्होंने तैयारी की, क्या जो है क्या क्या परीक्षाएं दी, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र इन्होंने तय किया है इसमें, इसके बारे में बताएंगे। तो अब मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूं इनको माइक जो है, और आप इनको ध्यान से सुनिएगा। इनका जो अनुभव है निश्चित रूप से जो है आप लोग को तैयारी में मदद करेगा। तो जगदीश यादव सर अब आपसे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दिवाकर जी ने बताया, तो मैं जगदीश यादव मार्केटिंग इंस्पेक्टर हूं 2013 बैच का और देवरिया में तैनात हूं। काफ़ी दिनों से डिकोड इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं अमित वर्मा जी, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कई बार कोशिश किया कि मैं डिकोड आऊँ और कुछ क्लासेस भी चलाऊं, और उन्होंने कई सब्जेक्ट कहा कि सर आप एक दो सब्जेक्ट ही देख लीजिए और पढ़ाइए हमारे साथ। लेकिन तो चूँकि नौकरी थी साथ में और हम भी एग्ज़ाम कंटिन्यू इधर देते रहे पीसीएस का, और इसलिए जो है कि समय नहीं मिल पाया। आज मैं लखनऊ आया तो अमित जी ने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर आइए, ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल वीडियो चला दीजिए, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जो भी समय मिले। तो इसलिए मैं उपस्थित हो गया। दोस्तों मैं आईएएस लगातार 4 मेंस दिया, पीसीएस लगभग 10 दिया, इंटरव्यू भी दिया कुछ, लेकिन तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मेरी 7वीं गवर्नमेंट जॉब है। सबसे पहले मैं जब जैसे ही मैंने इंटर किया उसी समय मेरा एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी तीनों जगह एज ए टेक्निकल से हुआ। मैं मैथ का स्टूडेंट था इंटर तक, तो तीनों जगह सिलेक्शन हुआ। कुछ टेक्निकल कारण रहे जिसकी वजह से मैं कोर्स ऑफ सिग्नल में पहले गोवा में था, तो उसी समय मेरा सिलेक्शन एयरफोर्स में भी हुआ, नेवी में हुआ। तो वो सब ज्वाइन करने के चक्कर में कुछ ऐसा समस्याएं आई कि वो तीनों नौकरियां छूट गई और मैं फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया और इलाहाबाद से मैं ग्रेजुएशन करने लगा। जैसे ही मैं फाइनल ईयर में था, मेरा आईएएस प्री निकला, उसी वक्त से लगातार मेंस दिया। फिर हालांकि मैं कोचिंग नहीं कर पाया, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि कोचिंग नहीं किया। शायद कोचिंग किया होता तो बात दूसरी होती, क्योंकि कोचिंग से एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि जो चीज़ आप 20 घंटे में सीखेंगे और यदि आपको बेहतर टीचर मिल जाए, बेहतर गाइडेंस मिल जाए, तो आप 2 घंटे में सीख जाएंगे, 1 घंटे में सीख जाएंगे। जो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने में आपको 20 घंटे लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, वो शायद आपके एक बेहतर टीचर, एक बेहतर इंस्टीट्यूट आपको 1 घंटे के या 35 मिनट 40 मिनट के लेक्चर में ही वो आपको सब कुछ बता दें। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि यदि आप सक्षम हैं तो एक बेहतर टीचर ज़रूर करना चाहिए, एक बेहतर इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है,
मानना ना मानना आपकी बात है। तो और उसके बाद से फिर मैं 2016 में लगातार मेरे फिर 4 नौकरियां मिली मुझे। मैं टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन और एज ए मार्केटिंग इंस्पेक्टर, उसी समय 2015 का मैं इंटरव्यू भी पीसीएस का दिया था। तो बड़ा मैं कॉन्फिडेंस में था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर बड़ा अच्छा गया था, इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन तो दुर्भाग्य से सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर 2016 का मैं मेंस दिया, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन तो मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हालांकि आपका 90%, 98% मेहनत आपका काम करता है, भले ही 2% का योगदान हो भाग्य में, या 5% हो, चाहे 10% मानिए भाग्य, 2% मानिए, कभी कभी वो 2% भाग्य और 98% मेहनत, आपका 2% भाग्य 98% पर भारी पड़ जाती है। वो 2% भाग्य जो होता है वो लगभग 50% के बराबर चला जाता है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि आप परिश्रम करेंगे तो सफलताएं ज़रूर मिलेंगी, आप बेरोजगार तो नहीं रहेंगे। जब हम नौकरियां छोड़ करके मैं इलाहाबाद तैयारी के लिए जा रहा था, तो हमारे एक मित्र ने कहा कि गंगा माँ के आंचल में जो भी पवित्र मन से तैयारी करता है वो कभी खाली हाथ लौटता नहीं है। और ये रिकॉर्ड रहा है, मेरे जितने भी दोस्त थे इलाहाबाद के, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो भी इलाहाबाद में गया वो कभी खाली हाथ तो नहीं लौटा। भले आईएएस नहीं बन पाया, पीसीएस नहीं बन पाया, लेकिन तो उसको कुछ न कुछ मिला ज़रूर। तो यदि आप लगातार मेहनत करते हैं, लगातार लगे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, नौकरी ज़रूर मिलेगी। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो नौकरियां हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब हैं, या आईएएस है, पीसीएस है, वहाँ कोई जन्नत नहीं है। असली संघर्ष तो नौकरी मिलने के बाद ही शुरू होती है। एक हमारे मित्र हुआ करते थे, लखन स्वरूप गर्ग, जो वहीं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे थे। तो संडे को वो अक्सर हमारे रूम पर आया करते थे। तो कहते थे कि सर, हम लोगों को मेडिकल की तैयारी से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसकी कीमत मैं उस समय नहीं समझ पाया कि इतना मेहनत, इतना संघर्ष लगातार क्यों किया जाता है। उन्होंने कहा कि एक्चुअली यदि हम 12 घंटे मेहनत करते हैं, 10 घंटे मेहनत करते हैं, या 8 घंटे, 6 घंटे जो भी मेहनत करते हैं, जिस दिन आप सिलेक्शन ले लेंगे, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में आएंगे, तो 6 घंटे आप मेहनत करके जो सफल हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको, मैं दावे के साथ कहता हूँ, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे आपको इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस नौकरी को करने के लिए। या मेडिकल कॉलेज में आप, उन्होंने एडमिशन लिया तो कहा सर कि मैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे मैं रेगुलर पढ़ता था, अब मैं मेडिकल में सिलेक्शन ले लिया हूँ तो मुझे 12 से 14 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। और क्या है कि मुझे लगता है कि जिस दिन मैं डॉक्टर बन जाऊँगा तो शायद मैं इससे ज़्यादा मेहनत करना पड़े। वो तो जो डॉक्टर होंगे वो तो समझ रहे होंगे। और उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्रों में हालांकि सफलता का सबसे बड़ा मानक ये माना जाता है कि यदि आप सफल हैं, यानी आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, हालांकि मुश्किल से 2 या 3% लोगों के पास ही गवर्नमेंट जॉब है, 3% मुश्किल से होंगे, तो गवर्नमेंट जॉब को लोग सफलता का मानक समझ लेते हैं। लेकिन तो खासकर उत्तर भारत में, लेकिन तो बहुत सारे विद्वान पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर पढ़े हुए हैं, जो दुर्भाग्य से सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो मैं थोड़ा सा इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहूँगा कि यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल कोर्स जरूर कर लेना चाहिए। जैसे बीएड कर लीजिए, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। जैसे बीएड कर लीजिए, एलएलबी कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, बीसीए कर लीजिए। एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास हो जाती है तो एक जॉब सिक्योरिटी होती है। और इसी चक्कर में जैसे ही मेरा आईएएस अटेम्प्ट ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि चूँकि उधर तो मैं नौकरी पाया था, शुरुआत में 3 नौकरियां मिली और गवर्नमेंट जॉब मिला, लेकिन तो बाद में लगा कि मेरा लाइफ लग रहा है कि अंधेरे में चला जाएगा। तो मैं बड़ा डर सा गया और मैं जल्दी में बीएड किया, फिर एमएड मैं कियाना सुल्तानपुर से करने लगा। उसी समय मैं धीरे धीरे 6 विषय से मैं नेट हो गया। चूँकि एंशिएंट हिस्ट्री से मैं पीजी किया था
तो मैं हिस्ट्री से कर लिया, आर्कियोलॉजी से कर लिया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, गांधीयन पीस से कर लिया, इंडियन कल्चर से कर लिया, और फिर मैं इकोनॉमी से पीजी कर लिया था, तो इकोनॉमी से मैं भी नेट हूँ। उसके अलावा मैं एमएड केएनआई सुल्तानपुर से कर रहा था, तो मैं उससे भी नेट कर लिया। तो फिर मैं एक पीएचडी 2012 में पीएचडी के लिए एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, तो उसमें भी मेरा बड़ा हायर रैंक था और मैं पीएचडी इनरोल था, लेकिन पीएचडी मैं कर नहीं पाया। बीएड भी मैं कंप्लीट नहीं किया, तो सॉरी एमएड, क्योंकि बीच में मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अभी मेरे पास उम्र है, समय है, मुझे सिविल में अभी भले आईएएस अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, तो मैं पीसीएस देने लगा, और पीसीएस लोअर में भी फिर मैं फॉर्म भरा, तो लगातार फिर मेंस देने लगा, इंटरव्यू भी मिले, और फाइनली 2013 में लोअर से ही सही एज ए मार्केटिंग इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा मैं तैयारी करने वाले छात्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी कॉम्पिटिटर हैं, कि एक रणनीति बनाइए, और उस रणनीति के तहत आप अपने सब्जेक्टों का, अपनी कमजोरियों को, कौन में आपका सब्जेक्ट सबसे मजबूत है, कौन आपका सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर है, ये आपका अपनी अच्छाइयाँ, आपकी कमजोरियाँ आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जब तक आप कंपटीशन दे रहे हैं तब तक आप रेगुलर रहिए, भले ही 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, 4 ही घंटा पढ़िए, लेकिन तो रेगुलर पढ़िए, ब्रेक मत करिए। ब्रेक यदि हफ्ते में 1-2 दिन हो जाता है तो वो चलेगा, लेकिन तो कोशिश करिए कि आप 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जो भी पढ़ते हैं आप रेगुलर पढ़िए। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका साइंस पोर्शन है या कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको पार्टी भी कहते हैं, तो साइंस पोर्शन और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इसमें आप एक बार मेहनत कर लेंगे, और ख़ासकर पेपर आप दोहरा लेते हैं और कुछ फैक्ट हैं आप तैयार कर लेते हैं, तो इसमें आपको लगभग 100% मार्क मतलब स्कोर करना काफ़ी आसान होता है। उसमें क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन के और साइंस के, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर रिपीट करते हैं, और ये पोर्शन तैयार करना काफ़ी आसान होता है। और मैं मानता हूं कि यदि आप सिविल की तैयारी करते हैं, चाहे आईएएस की हो, चाहे पीसीएस की हो, टीजीटीपी, जो भी आप एग्ज़ाम, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप ये पोर्शन तो आप बहुत मजबूत रखिए, खासकर साइंस पोर्शन। भले आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, लेकिन तो जो साइंस के क्वेश्चन है उसका दायरा बहुत देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन तो क्वेश्चन उसमें बड़ा सीमित होते हैं। और कुछ क्वेश्चन आप यदि तैयार कर लेते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, खासकर साइंस में और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो रिपीटेड होते रहते हैं। और जहाँ तक हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात है, तो इसका दायरा बहुत बड़ा है, और हमको लगता है कि यदि आप 60% भी क्वेश्चन किसी कंपटीशन में कर ले जाते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी से, या 70%, 60%, 70%, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हिस्ट्री के भी जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट होते हैं, वो कंपटीशन में जो जीएस के पोर्शन होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन है इतना आसान नहीं होता है उसको करना। इसके अलावा जो आपका करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स से भले 15 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी कंपटीशन में, लेकिन तो इसका योगदान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये जल्दी किसी आपको करंट अफेयर से, चूँकि एकदम वर्तमान से आपको जुड़ना होता है, तो इसके प्रति आप बड़ा सजग रहिए। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो आपको एक अच्छा मानो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, जैसे हिंदू का या जनसत्ता हुआ, इस टाइप की न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे यदि आप कंपटीटर हैं, खासकर आईएएस और पीसीएस के। तो उसमें आपको एडिटोरियल भी पढ़ना पड़ेगा। और जो न्यूज़पेपर है हिंदी भाषी, जो कुछ छोटी एग्जाम है, चाहे छोटी एग्जाम हो चाहे बड़े हों, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे एक न्यूज़पेपर आप जो है, कोई भी एक समाचार पत्र, ये मैं करंट के लिए बता रहा हूँ, समसामयिकी के लिए कि एक समाचार पत्र जो आपको अच्छा लगे, एक समाचार पत्र आप चूज कर लीजिए, और उसको रेगुलर 30 मिनट से 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा, यदि आप एडिटोरियल पढ़ना पसंद करते हैं तो 1 घंटे, अदरवाइज 30 मिनट में से ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि न्यूज़पेपर 30 मिनट से ज़्यादा आपको
उसमें कुछ फैक्ट या आपके एग्जाम रिलेटेड कुछ मिल पाएंगे। और समाचार पत्र पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले उसमें बहुत सारी लोकल खबरें होती हैं। तो खासकर जैसे उत्तर भारत में ज़्यादातर जो कंपटीटर हैं हिंदी भाषी क्षेत्र को दैनिक जागरण या हिंदुस्तान इस टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर को हमेशा पीछे से पलटिए और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जो है उसको देखिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में उसी से एक दो ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद से आप खेल समाचार एक बार जरूर देखिए, खासकर खिलाड़ियों को पहचानिए कि ये कौन से खिलाड़ी हैं, किस खेल से रिलेटेड हैं, उनके जो यदि कोई उनका फिगर छपा है, फोटो छपा है तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट इससे बढ़ता है। और खेल समाचार में खासकर हेडिंग्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं यदि और उसके अलावा जैसे अर्थ जगत, ज़्यादातर लोग अर्थ जगत को लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आप अर्थ जगत को पूरा ना पढ़िए तो कम से कम हेडिंग्स जरूर पढ़िए अर्थ जगत की खबरें। यदि ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा उसको डिटेल भी पढ़ लीजिए। समय हो तो आप एडिटोरियल पढ़िए। उसके बाद से अंत में हम ये कहेंगे आप राष्ट्रीय समाचार आप पढ़िए। इसके अलावा कोई भी जैसे खबर होती है, जैसे मान लीजिए जैसे अभी हाल में मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ है, तो मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कम से कम आप इतना जरूर करिए कि इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करिए। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत रूस के, पूर्व सोवियत रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन्हीं के समय सोवियत संघ का विघटन हो गया था। इन्हीं के समय शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी और शीत युद्ध की समाप्ति ये इनको 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति के करने के कारण जो कोल्ड वार थे उसी की समाप्ति करने के कारण जो अमेरिका चीन का चल रहा था, रूस और अमेरिका द्विध्रुवीय विश्व था, तो इनको नोबेल प्राइज मिला 1990 में। और 91 में जो है सोवियत रूस का 15 भागों में विघटन हो गया। और जैसे भारत में 1991 में एक एलपीजी की नीति चलाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की, उसी तरह से मिखाइल गोर्बाचेव ने जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक यूपीजी, उस्कुरोनी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये त्वरण और खुलापन का इन्होंने एक लेकर के आया। और उन्होंने वैश्वीकरण, इन्होंने भी जैसे एक अपने लोकतंत्र लाने की कोशिश किया और जो कर्टेन आयरन, जो बहुत सारे नागरिकों पर विदेश जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, कृषि क्षेत्र में बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे और सरकारी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा साम्यवादी सरकार थी। तो इन्होंने जैसे मिखाइल गोर्बाचेव ने जैसे ही ये नीतियाँ लाई और एक खुलापन लाया तो ये पूरा जो है कि सोवियत रूस 15 भागों में विभाजित हो गया। एक्चुअली सोवियत रूस का जो गठन हुआ था वो लेनिन और स्टालिन, ख्रुश्चेव, ब्रेजनेव जैसे महान नेता थे और नेता के साथ साथ ये डिक्टेटर टाइप के थे। तो जो साम्राज्य जिस तलवार के बल पर स्थापित किया गया है तो समझिए तलवार के बल पर भी उसको सस्टेन किया जा सकता है, अदरवाइज जो राज्य बिखर जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि यदि आप जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं न्यूज़ पेपर, आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड खबरें थोड़ा सा इलेबरेट करके, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा करके, जैसे मान लीजिए अभी जो क्या कहते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में जो 8 तो टाइगर मंगाए गए हैं, तो जो श्योपुर मुरैना ज़िले में एमपी के, तो जब भी आप जैसे इस टाइप की जो खबरें होती हैं तो थोड़ा सा आप आसपास के एमपी के कौन कौन से अभ्यारण्य और हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, क्यों फेमस है, थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जाइए, थोड़ा डिटेल। और एक हम तो ये कहेंगे कि एक डायरी ज़रूर बनाना चाहिए। थोड़ा सा आप भले ही उसको थोड़ा बहुत लिखते रहिए, जो मेन टॉपिक आते हैं उस पर देखते हैं तो आप थोड़ा सा राइट डाउन करिए। और इसके अलावा एक समाचार पत्र के अलावा आप ये क्या कहते हैं कि एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण हो
और या फिर क्रॉनिकल हो, चाहे जो भी हो, लेकिन तो एक मंथली मैगजीन जो आती है दृष्टि का भी बहुत बेहतरीन होता है, उसको भी आप पढ़िए, दृष्टि मैगजीन। और एक PIB ये सॉफ्टवेयर है। PIB एक सॉफ्टवेयर तो नहीं, एक ऐप है, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे, ऐप कहेंगे। वो आपको प्ले स्टोर पे जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे हम लोग पहले न्यूज़ सुना करते थे रेडियो पर, तो PIB न्यूज़ का एक खासियत है कि आप एक राष्ट्रीय समाचार देता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार के लिए बहुत फेमस है, और बहुत ही अच्छा न्यूज़ एनालिसिस होता है। यदि आप करंट बहुत अच्छा मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार PIB पर जा करके कभी भी वो सुन सकते हैं। 30 मिनट की खबरें होती हैं, 1 मिनट भी खबरें होती हैं, 5 मिनट भी खबरें होती हैं, 10 मिनट की, आप कितना देर तक सुनना चाहते हैं वो आप इस पर। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ये बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ का एनालिसिस भी किया होता है। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा यदि आप करंट को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, और ख़ासकर यदि आप IAS और PCS आपके दिमाग में है तैयारी करने के, तो PIB ऐप को ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा करंट्स में मैं थोड़ा सा एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि करंट्स में कुछ बुक्स आती हैं, जैसे नई बुकें जो लिखी गई रहती हैं, वो कहीं एक 30-40 बुकों का, 50 बुकों का, 30 कम से कम 30 या 40 बुकों का एक अलग से लिख लीजिए। इसके अलावा जो डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो भी जैसे जनवरी में कब डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, या फरवरी में कौन कौन से डे जाते हैं जो मनाए जाते हैं, तो उसको आप डेज को एक अलग जगह राइट डाउन करके आप उसको तैयार कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। और इसके अलावा जिससे पुरस्कार को अलग से, जिसे नोबेल प्राइज़ दिया गया या ऑस्कर दिया गया, नोबेल प्राइज़ या फिर ऑस्कर अवार्ड जो दिए गए हैं, या फिर जैसे मान लीजिए आपका ये जो टेनिस से संबंधित ग्रैंड स्लैम खिताब हैं, ग्रैंड स्लैम, तो इसका एक अलग से आप लिख करके, एक अलग से, हालांकि जो आपका मंथली मैगजीन आती है या उसमें तो आता ही है, लेकिन तो आप अलग से यदि लिखते हैं या थोड़ा सा आप जागरूकता रखते हैं तो समसामयिकी की चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। और चूँकि मेरी भी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं प्रतियोगी छात्रों में आ करके यहाँ कुछ विषय पढ़ाऊँ या कोचिंग पढ़ाऊँ। आप लोग यदि फेसबुक से जुड़े होंगे तो हम लोग UPPSC टारगेट आलोक सिंह के साथ शुरू किए थे, और वहाँ मैं जगदीश कॉस्मोपॉलिटन नाम से काफ़ी फेमस था। अभी तो मैं काफ़ी दूर हो गया हूँ फेसबुक से, और चूँकि 2016-2018 का जब मैं मेंस दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हालांकि मुझे बड़ा दुख हुआ, तो लेकिन तो अब मेरी बड़ी दिली इच्छा कर रही है कि मैं भी जो है कि ये जो लाइव क्लासेस हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं मैं शुरू करूं। और इसी क्रम में मैं थोड़ा सा अमित जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि सर आइए और शुरुआत करिए। मैं पहली बार हालांकि कैमरा फेस कर रहा हूं, इससे पहले मैंने कैमरे के सामने कभी आया नहीं था। और हाँ, इससे पहले मैं PG कॉलेज में ज़रूर पढ़ाया हूं करीब 4 साल तक। तो PG कॉलेज में खासकर PG के स्टूडेंटों को और जो UG के स्टूडेंट थे उनको सामने, चूँकि वो बच्चे होते थे तो उनकी प्रतिक्रिया होती थी, फीडबैक मिलता था, तो वो दूसरी बात होती थी। हालांकि ये ऑनलाइन की दुनिया का समय है, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो कंपटीशन अब इधर है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे टीचर लोग आ गए हैं इस क्षेत्र में। और हालांकि ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाना और ये पूरा सेटअप बहुत महंगा है, और अमित जी ने हालांकि बड़ा संघर्ष करके उन्होंने शुरुआत में मोबाइल को, मुझे याद है कि वो स्टैंड ला करके वो लकड़ी उकड़ी लगा करके किसी तरह से वो वीडियो रिकॉर्ड करते थे और ऑनलाइन वो डालते थे। बड़ी उन्होंने संघर्ष किया अमित जी ने, और आज डिकोड नाम से कोचिंग
खासकर आर के क्षेत्र में बहुत फेमस है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी का भी ये कोर्स चलाना चाहते हैं और सिविल क्षेत्र में भी उतरना जल्दी ही उतरेंगे। पीसीएस आईएएस का भी ये कोचिंग ऑनलाइन देने की ये सोच रहे हैं और टीचरों से काफ़ी संपर्क कर रहे हैं। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं भी आऊँ इस क्षेत्र में थोड़ा सा, क्योंकि अब ज्ञान है और संघर्ष किया गया है, कुछ अपने अनुभव हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि चूँकि पहली बार था मैं वीडियो के सामने, ये कैमरे के सामने, तो हालांकि थोड़ा सा एक अजीब सा था अनुभव और कैसा लगा। और हालांकि बहुत डिटेल में तो फिर आऊँगा, फिर कभी बात करूँगा और लाइव कोशिश करूँगा कि लाइव या ऑनलाइन के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच आऊँ और कुछ सुझाव, तैयारी से संबंधित चीज़ें या अपने नोट्स मैं आप लोगों से शेयर करूँ और क्लासेस चलाऊँ और अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।